ये इसका कुछ ऐसे ग्राफ होता है, कभी भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, कभी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना मर्जी कम कर लो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर x। हम जो आज बेसिकली सीखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एरिया आता है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो पहले ये समझ लेते हैं जरा फटाफट से। और सर लॉग एक्स का ग्राफ कैसे होता है? लॉग का ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। लॉग के ग्राफ में ना बहुत सारी वैरायटी है, मैं भी आपको बताऊंगा, रुको, इसको ना मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके ना डिपेंड करता है बेस के ऊपर, कई बार बेस 5 है, कई बार बेस 2 है, कई बार बेस 1 है, हाफ है। तो बेस के अकॉर्डिंगली इसका ग्राफ चेंज होता रहता है, अभी आपको सिखाऊंगा, रुको एक मिनट। अच्छा, पहले हम समझेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बेसिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। डिमांड कर्व डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, आज था अपने डाउट पूछ लो पहले, फिर मैं शुरू करूंगा। चलो, मैं इसको भी स्टे कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं शुरू करूंगा मुझे टाइम लगेगा फिर शुरू करने में। आप अपना कोई डाउट पूछ लो अगर है तो। सर वो आपने जो वर्कशीट भेजी थी उसमें डाउट है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं आपको एक्चुअली आपको रिप्लाई नहीं कर पाया ना, पढ़ तो लिया था मैसेज आपका, मैं जरा नहीं बिजी था। तो क्वेश्चन है अभी आपके पास? ये मेरे को वर्कशीट ओपन करनी पड़ेगी नहीं तो यहाँ पे। यस सर। हाँ, एक बार क्वेश्चन बोल दो बस मुझे। A firm has a marginal revenue function given by MR is equal to हम्म। A upon X हाँ, plus B whole square, एक्स प्लस। B whole हाँ, square ठीक है, minus C. ठीक है। Also, we have to show the demand function is P is equal to A upon हम्म। B into P plus C. वो ना, वो जो आप बोल रहे हो P प्लस सी, ये P प्लस सी नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हुआ इसका मतलब। P की वैल्यू ना इन टर्म्स ऑफ P नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये B प्लस सी होगा, अभी देख लेते हैं, या फिर ये X प्लस सी होगा, ये मुझे डाउट लग रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसको इंटीग्रेट करके देखता हूँ, ठीक है, पता चल जाएगा। माइनस B अलग है और अच्छा, माइनस बी अलग है, तो ये वाला चीज चेक कर लेते हैं, ये मुझे डाउट लग रहा है गलत प्रिंट हो गया। देखो, ये MR को हमने इंटीग्रेट किया तो रेवेन्यू बन गया, ठीक है। अब देखो A तो आप बाहर ले लोगे, 1/x² का प्रिमिटिव हमको निकालना आता है, ये -1/x+b होता है, और C का प्रिमिटिव हमारा CX हो जाएगा प्लस K हो जाएगा। अब आप मेरे को बता दो, रेवेन्यू निकालते वक्त हम K कैसे निकाला करते हैं? K को निकालने का एक ही R तरीका होता and है। X0. यस, रेवेन्यू जीरो पुट कर देते हैं जब यूनिट जीरो होती है, तो R0 X0, तो R0 ये -A अपॉन यहाँ पे X0, तो ये B, यहाँ पे X को जीरो पुट करेंगे तो 0K, तो K की वैल्यू हो गई A/B। अब इस K की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन तैयार हो जाएगा, यहाँ पुट कर लेते हैं इसको। तो रेवेन्यू फंक्शन आ गया आपका, रेवेन्यू R इज इक्वल्स टू -A/x+b, फिर -CX सेम, और K की वैल्यू है +A/b। ऑलराइट, इतना क्लियर है? यस सर, यहाँ तक तो आ गया। यहां तक क्लियर है। अब हम इसको डिमांड फंक्शन निकालने के लिए रेवेन्यू को x से डिवाइड कर लेते हैं। देखो, तो -A, ये x डिवाइड में आ गया x+b के साथ, यहाँ पे CX भी डिवाइड x से हो गया तो C रह गया, और ये A/bx हो गया। अब क्योंकि क्या ये चाहते हैं कि रेवेन्यू को इस फॉर्म में शो करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में एक तो x आ जाएगा, एक x+b आ जाएगा, और एक b आ जाएगा। यहाँ पे x+b कैंसिल होके आएगा -AB, प्लस यहाँ पे bx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a के साथ आएगा x+b, और ये -c का -c। तो दोबारा से लिखते हैं, डिमांड फंक्शन आया -AB प्लस AX प्लस AB डिवाइडेड बाय x+b इंटू b माइनस c। तो यहाँ -AB प्लस AB कैंसिल, ऊपर बचा AX, तो उसमें x से x भी कैंसिल। तो भी देखो भी हमारा डिमांड फंक्शन तो कुछ ऐसे आ रहा है, A/x+b इंटू b, मतलब यहां मैं लिख रहा हूं, देखो, A/b इंटू x+b एंड -c।
आपका डिमांड फंक्शन क्या आ रहा था मेरे को जरा बताओ, फिर मैं इसको एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये वो प्रूव नहीं हो रहा ना मेरे ख्याल से जो दिया हुआ है। ये आ रहा है डिमांड डिमांड फंक्शन। तो मेरा तो बहुत ही अजीब है। तो आप मेरे को अपना इंटीग्रेशन बताओ, हो सकता है कि इंटीग्रेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं की तो है। इंटीग्रेशन तो पूरा मैच हो गया, लेकिन मैंने बहुत सॉल्व किया था तो मेरा आंसर मैच नहीं किया। एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ से दिया था। एक्चुअली ना मेरे पास ना जेके ठकराल बुक है, मैं आपको उसमें से दे रहा हूँ क्वेश्चन जनरली। और ये मैंने देखा जो आर डी शर्मा ने ना, उन्होंने कॉपी मारे हुए जेके ठकराल के, क्योंकि जेके ठकराल मेरे पास जो बुक है वो करीब 15 साल पुरानी बुक है, और ये अभी आई है। ये क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ से दिया है। जेके ठकराल तो है। एनीवेज आप ये नोट कर लो फिलहाल तो अभी, और अगर कोई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो वो पूछो आप मेरे को। तो इंटीग्रेशन तो मेरा मैच हो गया, लेकिन डिमांड फंक्शन नहीं आया। तो अब आपको क्लियर हुआ डिमांड फंक्शन वैसे जो मैंने की है कैलकुलेशन? यस सर। ओके, तो चलें फिर हम लोग आगे चलें। यस सर। ओके, अच्छा तो हम लोग बात कर रहे थे अभी डिमांड कर्व के बारे में। देखो डिमांड कर्व बेसिकली, वैसे तो देखो ये इकोनॉमिक्स की बहुत बढ़िया थ्योरी है, उसको पढ़ा जाए तो आधा घंटा लग जाता है करीब करीब, लेकिन हम मैथमेटिक्स हिसाब से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सपोज करो ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा क्वांटिटी मेंशन करनी है इस जगह एक्स एक्सिस पे जो डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस है। और यहां पे हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट। ये जो डिमांड कर्व होता है ये इंडिविजुअल एक पर्सन का भी हो सकता है और ये पूरी मार्केट का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब डिमांड कर्व क्या शो करता है? यहाँ पे पी आएगा आपका इस वाली एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एक्स आएगी। डिमांड कर्व क्या शो करता है? इस प्राइस पर, ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना इस जगह, मैं इसको पी स्टार मार्क कर देता हूं। इस प्राइस पर आप देख रहे हो कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसने डिमांड किस यूनिट्स की हो, यानी जीरो डिमांड है। जीरो पर देखो आपका प्राइस पी आ रहा है, तो इसका मतलब इस प्राइस पर कोई भी कस्टमर इसको खरीदने को तैयार नहीं है, जो भी ये प्रोडक्ट है जिसका डिमांड कर बनाया गया है। तो इस प्राइस पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जीरो है। हाउएवर अगर आप थोड़ा सा आगे आते हो, सपोज आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे देखो प्राइस आपका डिक्लाइन कर गया। प्राइस आपका देखा जाए वाई एक्सिस पे तो पहले वाले प्राइस से अब ये P1 हो गया। तो यहां पर कुछ क्वांटिटी है जो डिमांड में आ रही है, ये आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सपोज करो। तो ये यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस को मीट करेगा परपेंडिकुलर, लेट से एक्स नॉट। तो यहाँ पर एक्स नॉट हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतने प्राइस पे आ रही है। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता चला जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप रेट को घटाते चले जा रहे हो। तो मार्केट ये कहती है कि जैसे जैसे आप अपना प्राइस किसी प्रोडक्ट का पर यूनिट कम करोगे तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपका डिमांड कर्व हमेशा एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व होता है। अब सपोज करो ये मैं यहां से रब करता हूँ, स्कैन की जरूरत नहीं है। अब मान लो इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, ये जो एक्स नॉट मैंने एक्स एक्सिस पे मेंशन किया, और यहां तक ये पूरा एरिया कवर किया इसने। तो ये जो एरिया कवर होता है, ये वाला जो एरिया, ये वो एरिया शो होता है, यहाँ पे लिख लो आप अमाउंट। ये वो अमाउंट है कंज्यूमर्स, अमाउंट कंज्यूमर्स विशेस टू पे टू गेट एक्स यूनिट्स। ठीक है ना, एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अगर आप उस प्रोडक्ट की खरीद रहे हैं, तो ये जो एरिया शेड होता है ये उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा कि हमने एक्स यूनिट्स खरीदने के लिए इतने प्राइस पर यूनिट के हिसाब से कितना अमाउंट हमको पे करना हो। आप पहले ये बताएं, चीज क्लियर है? डिमांड कर्व हमेशा सर डिक्रीजिंग। हाँ जी बोलो। सर आपने जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो ये क्या होगा? टच नहीं है फिर क्या? देखो कभी भी डिमांड आपकी ना इनफाइनाइट नहीं जा सकती, ये टच करेगा। मतलब टच कब करेगा? जब आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी। तो आप सोचो ना, प्राइस अगर जीरो हो गया, सपोज करो प्राइस हमने किसी यूनिट का जीरो कर दिया, तो सोचो उसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी मार्केट में। अगर हम किसी किसी भी कमोडिटी के प्राइस को जीरो यूनिट कर दें, हम कहते हैं फ्री हो गई, तो सोचो उसकी क्वांटिटी कहां जाके टच करेगी एक्स एक्सिस को? वो टच करेगी जाके इनफाइनाइट पे।
तो इसलिए ना हम इसको एक्स एक्सिस पे कभी टच नहीं करवा सकते, जीरो डिमांड नहीं करेंगे हम कि क्वांटिटी जीरो पर जीरो हो गई। इसलिए ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द, मैं आपको एक अलग सी बात बता रहा हूं, ये इज कॉल्ड द एसिम्पटोट। स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ASYMP। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को इनफाइनाइट जाकर आगे टच करती है। तो ये माना जाता है कि एक्स एक्सिस इस कर्व को कभी टच करेगी भी तो वो भी इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। तो ये मान के चलो एक्स एक्सिस कर्व को टच नहीं कर रही है रियल में अगर देखें तो। ठीक है, तो जब आप प्राइस जीरो कर दोगे सोचो, तो डिमांड तो उसकी क्वांटिटी, उसकी जो डिमांड होगी उसकी कमोडिटी की, वो तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। यस सर। ओके, तो डिमांड कर्व ऑलवेज अ डिक्रीजिंग कर्व। यहाँ पे लिख भी लो, आप एक लाइन लिख लो, थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। आपने नोट कर लिया ये, तो मैं लिखवा देता हूँ उसमें एक पॉइंट। Yes. नोटेड। ओके, यहाँ लिख लो, डिमांड कर्व is the relationship between price and quantity demanded, between price per unit, ये जो P है ये price per unit for X units of commodity demanded। सर लिख लिया। ठीक है, अब आप बनाओ नेक्स्ट। सर फॉर के बाद एक बार रिपीट कर दो। कहां तक लिखा आपने, बताओ, पढ़ो आप जरा एक बार। फॉर एक्स यूनिट्स, डिमांडेड फॉर के बाद एक बार आप और एक्स यूनिट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ये जो डिमांड कर्व होता है ना, ये इसका बनता है, P इज इक्वल्स टू DX का बनता है, वेयर DX इज दैट डिमांड फंक्शन, और ये जो P होता है ये प्राइस पर यूनिट होता है। तो कितनी यूनिट्स पे प्राइस पर यूनिट कितना रखना है, ये वो रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है, और हमेशा डिक्रीजिंग कर्व होता है, कभी इंक्रीजिंग कर्व नहीं बनता ये। अब आप लिखो, डिमांड कर्व क्लियर है? तो वो जो P प्राइस था, हाँ तो वो तो उसमें तो बहुत सारे प्राइस हो सकते हैं, मतलब P से P1 P2 जो हाँ, बहुत सारे, ये बहुत सारे बना सकते हो आप। यहाँ पे ले लोगे ना इसको, तो फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया। अब ये जो इतना एरिया हो जाएगा, ये आपका वो अमाउंट बताएगा कि इतनी यूनिट्स पे, इतनी यूनिट्स के लिए इतने प्राइस पे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपकी मान लो ये X1 यूनिट्स हैं और यहाँ पे प्राइस P2 है, तो प्राइस P2 अगर पर यूनिट का रखा जाए तो X1 यूनिट्स खरीदने के लिए कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, तो वो ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। ओके सर। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको क्लियर भी हो जाएगी ये चीज। अब आप नेक्स्ट लिखो, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व, अब सप्लाई कर्व कैसे बनता है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग। हाँ, ये हमेशा इंक्रीजिंग कर्व होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये इंक्रीजिंग जाता है ऐसे। ये रिलेशनशिप होता है प्राइस पर यूनिट एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल। पहले आप ये बना लो, यहां पे आप लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स यूनिट्स होती हैं, और यहां पर होता है प्राइस पर यूनिट। लेकिन कौन सा प्राइस, खरीदने वाला नहीं, द प्राइस पर यूनिट जो सप्लायर सेल करना चाहता है। तो जहां पे सप्लाई कर्व वर्टिकल एक्सिस को मीट करता है, जैसे ना देखो ये सप्लाई कर्व वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस यहाँ पे मीट करता है ये, तो ये वो प्राइस है कि इस प्राइस पे
आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 0 है। इसका मतलब इस प्राइस पे ऐसा कोई सप्लायर नहीं है जो क्वांटिटी को अपनी सेल करना चाहता है। दैट मीन्स ये वो प्राइस है जो बिल्कुल लोएस्ट है इस सप्लाई कर्व का। इस प्राइस पे कोई भी सप्लायर सप्लाई करने को तैयार नहीं है। आप जैसे सप्लायर का थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हो, जैसे मान लो मैं इसको रफ कर देता हूं, तो ये जो पॉइंट होता है ना एक्स एक्सिस पे जहां सप्लाई कर मीट कर रहा है, लिख लो the point where the supply curve meets the y-axis, the point, yes, वो point है, the point where the supply curve meets the y-axis shows that the price at which the producer is not willing to sell the quantity. The producer is not willing to sell the quantity. ये वो प्राइस होता है, जैसे यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ या P नॉट लिख देता हूँ, ये वो प्राइस शो होता है वाई एक्सिस पे जब सप्लाई कर्व कट करता है कि इस प्राइस पे कोई भी सप्लायर सप्लाई करने को तैयार नहीं है, लोअर प्राइस है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सपोज ये ले लेते हैं, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ये एक्स नॉट है, ठीक है। तो अब देखो ये जो एरिया आपका बाउंड हुआ बिटवीन वाई एक्सिस कर्व एक्स एक्सिस एंड दिस पर्टिकुलर एक्सिस इक्वल्स टू 0 पे, ये जो एरिया होता है, अब ये एरिया क्या शो करता है, आप लिखो इस एरिया को अमाउंट supplier receives, amount that supplier receives when x not लिख लो चाहे x लिख लो, x not units are sold, x not units are sold। ये वो अमाउंट है जो सप्लायर ने रिसीव किया है जब उसने x नॉट यूनिट सेल की है। एक बार डिमांड कर फिर से देख लो, ये क्लियर हो गया सबको सप्लाई कर्व का। देखो जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो तो सप्लायर क्या चाहेगा, सप्लायर चाहेगा प्राइस बढ़ता जा रहा है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाए तो उसको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। फिर एक प्राइस ऐसा है यहाँ पे जब इसने वाई एक्सिस को कट किया सप्लाई कर्व में, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आपकी 0 डिमांडेड है, 0 सप्लाई। मतलब एक प्राइस ऐसा भी है जहाँ पे कोई सप्लायर अपने माल को बेचने को तैयार नहीं है। नोटेड? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम दोनों कर्व को एक साथ बनाएंगे। ये आपकी दोनों कर्व एक साथ आएंगे। अब लेट से ये बताना कौन सा कर्व बनाया मैंने जो नीचे की तरफ आया, ये डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लो P इज इक्वल्स टू DX लिख लो एंड सपोज ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, P इज इक्वल्स टू SX लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ये एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस पर यूनिट। ये प्राइस पर यूनिट वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी एक्स एक्सिस। एक सेकेंड, हाँ जी लिखा।
यस सर। अच्छा, अब जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स एक्सिस पे जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे ये मीट करेगा, और यहीं से अगर हम एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड, तो आप इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम रख सकते हो एक्स कॉमा पी। ये एक्स एक्सिस को एक्स पे मीट करेगा और मान लेते हैं वाई एक्सिस को ये पी पॉइंट पे मीट करेगा। तो जहां पे आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट करते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों कर्व का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व is called Equilibrium point. yes equilibrium point. Equilibrium point. Sir, is this the break-even point as well? ब्रेक इवन पॉइंट ना देखो किसी एक उसके लिए होता है, ये तो हम पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही होगा। अभी आपको बताता हूँ डिफरेंस। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है माल को, या आप कह सकते हो जो मैन्युफैक्चरर कह लो इसको, और जो बायर है जो कस्टमर है, ये वो पॉइंट है जहां पे वो एग्री हो जाते हैं, भाई जो कंज्यूमर है उसको एक्स क्वांटिटी मिल रही है, कितने प्राइस पर यूनिट पी पे मिल रही है, और जो सप्लायर है वो एक्स क्वांटिटी सेल कर रहा है, कितने प्राइस पर यूनिट पे, पी पर यूनिट पे। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे बायर और सप्लायर एग्री हो जाते हैं और सेल्स इस पॉइंट पे एक्चुअल होनी शुरू हो जाती है। अब ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये पूरी मार्केट के लिए भी हो सकता है। अब देखो जैसे यहाँ पे ना ये एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, वो तो नहीं, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, सपोज एक मैन्युफैक्चरर अपनी लागत लगा रहा है, भी कितनी आ रही है मेरी मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर मैं इसको कितने का बेच रहा हूँ, मुझे रेवेन्यू कितना आ रहा है, अगर मैं इसको लागत और रेवेन्यू के बराबर बेच रहा हूँ तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है मैन्युफैक्चरर के लिए, है ना। ये तो आपका जो पॉइंट है, ये इसमें क्या है, इसमें जो बायर है और जो सेलर है वो इस पॉइंट पे दोनों एग्री हो जाते हैं कि हम इतने प्राइस पर यूनिट पे इतनी क्वांटिटी बेचेंगे और हम इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो कस्टमर होगा वो खरीदेगा। तो हम इसको बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है मार्केट का। अच्छा, अब आप ये देखो जरा, मैं इस पॉइंट के ना ऊपर चलता हूं, देखो यहां पे जैसे ये मान लो ये मेरा पी स्टार पॉइंट है। इसका मतलब जिस प्राइस पे मार्केट में बायर और सप्लायर दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इतने प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा, तो आप ये देखो इस पी प्राइस के ऊपर भी कुछ ऐसे कस्टमर थे, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर थे जो इस प्राइस से हायर प्राइस देने को भी तैयार थे। भाई आप देखो ना, इस प्राइस पे तो कस्टमर यहाँ पे हमारे क्लियर प्राइस हो गया, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे कस्टमर थे, सपोज करो ये ले लेता हूं मैं, ये देखो इस पी से ऊपर है, तो यहाँ पे जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा इस ग्राफ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आएगा, फिर मैं यहाँ पे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से, लेट से रेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, देखो मैं ये तो देखा जाए आप सोचो ना कि इतने प्राइस पर भी, ये जो मैंने पी प्राइस बनाया है यहाँ पर, इतने प्राइस पर भी लेट से P2 कुछ ऐसे बायर थे जो क्वांटिटी खरीदने को तैयार थे, भले ही क्वांटिटी कम है, देखो ये इस क्वांटिटी पहले वाली से कम है, और अगर आप थोड़ा सा हायर प्राइस और ले लेते हो तो और आपको ऐसे बायर मिल जाएंगे जो क्वांटिटी खरीदने को तैयार थे, क्योंकि यहाँ पे भी क्वांटिटी सेल हो रही है कुछ ना कुछ इतने प्राइस पे भी, है ना। अब जो कस्टमर यहां पर खरीदना चाहते थे इसके हायर प्राइस पे, अब वो उतने अपनी सोच से लोअर प्राइस पे सामान को खरीद रहे हैं। ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि मुझे शेड करना है अभी। ये आपको बात सही में आई कि जो प्राइस मार्केट में सेट हुआ, ये प्राइस सेट हुआ जैसे, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर थे, ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं हमको जो इस प्राइस से हायर प्राइस देने को तैयार थे। वो अलग बात है कि वो क्वांटिटी हमारी कम हो जाती, लेकिन कस्टमर थे ऐसे जो, या ऐसे कस्टमर थे जो अब तो पी पे खरीद रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी ज्यादा थी, वो इसके ऊपर हायर प्राइस पे भी चीजों को खरीद लेते। तो ये जो आपका उन कस्टमर के लिए जो ऊपर का एरिया आया, जो ये वाला, मैं इसको रेड से शेड कर देता हूं, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है।
ये वाला जो मैंने रेड शेड किया है ये आपका कंज्यूमर का सरप्लस होता है, कंज्यूमर्स सरप्लस। क्योंकि जिस प्राइस पे मार्केट सेट हुई, इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हुआ, उतने प्राइस पे तो कस्टमर हैं ही जो खरीद रहे हैं, एक्स क्वांटिटी यूनिट खरीदी जा रही है, लेकिन उसके हायर प्राइस पे भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदी जाती, लेकिन वो जो क्वांटिटी नहीं खरीदी गई वो आपका पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। मतलब आप किसी चीज के 100 रुपए देने को तैयार थे, आपको वही चीज 80 रुपए में मिल गई, तो आपका जो 20 रुपए है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है देखा जाए तो। या तो आप देखो 20 रुपए सेव करोगे या आप पूरे 100 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी खरीद लोगे। तो ये जो एरिया होता है ये आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अभी इतना क्लियर है तो बोलो। यस सर। और अब देखो जरा प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं जरा। ये तो सरप्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोड्यूसर को पैसे मिलेंगे नहीं जब वो एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचेगा तो। नहीं, उनकी क्वांटिटी भी तो, अब मैं वही समझा रहा हूं, पहले आप ये समझ लो प्रोड्यूसर सरप्लस, फिर आपको बताता हूं क्या फर्क है दोनों में। ये जो आपका नीचे वाला एरिया है ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। क्यों प्रोड्यूसर सरप्लस है ये मैं इसको पहले मार्क कर देता हूं। ये वाला जो एरिया है अब देखो ये जो प्राइस सेट हुआ जिसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पे बोल रहे हैं, उस प्राइस के ऊपर अगर आप प्राइस लेते हो तो आपको तो सप्लायर मिल ही जाएंगे ना, उनकी तो भाई अच्छी बात है, उनको ऊपर वाले प्राइस पे सेल मिल रही है। देखो यहां पर आ जाओ, ये सेल मिल रही है उनको हायर प्राइसेस पे, और ऊपर जाओगे प्राइस उनको तो अच्छी बात है, प्राइस बढ़ता है। लेकिन जो प्राइस सेट हुआ है उसके नीचे जो वाला प्राइस है, ओरिजिन तक आ जाओ, पी से नीचे जो ओरिजिन तक का प्राइस है, इस प्राइस पे भी कुछ ऐसे सप्लायर थे जो सप्लाई करने को तैयार थे। लेकिन यहां जो आपको प्राइस शो हो रहा है, लेट्स करो ये पी नॉट, इस वाले प्राइस पर कोई भी सप्लायर क्वांटिटी को सप्लाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी 0 आ रही है। लेकिन पी और पी नॉट के बीच में भी कुछ ऐसे सप्लायर थे जो अपने माल को बेचने को तैयार थे, इसके हायर प्राइस पे भी, इस प्राइस से लोअर प्राइस पे भी, देखो पी और पी नॉट के बीच में। लेकिन उन सप्लायर को अब लोअर प्राइस पे नहीं बेचना पड़ रहा, उनको तो पी पे बेचना पड़ रहा है सबको, अब सभी लोग पी पे बेच रहे हैं। तो इसका मतलब जो उनके लिए जो ये वाला एरिया हुआ वो उनका कहलाया प्रोड्यूसर सरप्लस, जो सप्लाई कर्व से बना। वो अपने सप्लाई कर्व से अपना एरिया देखेंगे ना, वो कंज्यूमर सरप्लस से अपना एरिया नहीं देखेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे थे कुछ ऐसे कस्टमर थे जो हायर प्राइस देने को तैयार थे, क्वांटिटी वहां पे भी डिमांडेड थी, उस पी प्राइस से ऊपर जाते अगर हम, लेकिन अगर हम पी प्राइस से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं लो प्राइस पे भी, लेकिन वो भी कहां तक है, बस पी नॉट तक है। पी नॉट से नीचे कोई ऐसा सप्लायर नहीं है जो इससे नीचे प्राइस पे क्वांटिटी को बेचना चाह रहा है। पी नॉट पे भी देखा जाए तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 0 है। तो बिटवीन पी एंड पी नॉट जितना भी प्राइस कम हुआ वहां पे भी हमारे कुछ सप्लायर थे, देखो ये कर्व जा रहा है ना यहां से यहां तक, ऐसे सप्लायर थे जो कोई ना कोई क्वांटिटी सेल करने को तैयार थे, लेकिन अब वो उतने प्राइस पे सेल नहीं कर रहे हैं, वो अपने हायर प्राइस पे सेल कर रहे हैं जो पी हायर है पी नॉट से। तो इतना जो एरिया उनको मिलता है ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कौन देखेगा, जो सप्लायर है, कि भाई हमारे पास ऐसे भी सप्लायर थे जो उससे नीचे वाली क्वांटिटी पे माल बेचने को तैयार थे, और ऐसे कस्टमर थे जो हायर प्राइस देने को तैयार थे। तो कस्टमर का अगर कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो वो हम डिमांड कर्व से निकालेंगे, और अगर प्रोड्यूसर का सरप्लस निकालना है तो वो हम सप्लाई कर्व से निकालेंगे। तो अब देखो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कहां से निकलता है, एक बार मैं आपको फिर से फिगर में दिखाता हूं। कंज्यूमर सरप्लस का एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिमांड कर्व ले रहे हैं हम उसके लिए, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस ले रहे हैं, और ये वाली लाइन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये वाली। और जब प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल रहे हैं तो एक तो ये वाली लाइन ले रहे हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं ये वाली वाई एक्सिस, और सप्लाई कर्व ले रहे हैं मेन। तो ये जो प्राइस सेट होता है ना, अब देखो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, तो ये कहलाता है आपका मार्केट सरप्लस। के मार्केट सरप्लस कितना है, उसके लिए कंज्यूमर और
डिमांड कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूस सरप्लस को ऐड करना पड़ता है। तो ये आपका कहलाता है मार्केट सरप्लस। पहले बताओ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूस सरप्लस क्लियर है? दिमाग पे थोड़ा सा क्लियर है क्या बोला है मैंने? जैसा तो एक पॉइंट ऐसा सेट हो जाता है, और वो पॉइंट कैसे मिलता है? जहां कंज्यूमर डिमांड सप्लाई कर्व दोनों मीट करते हैं, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे बायर और सेलर एग्री हो जाते हैं कि इतनी यूनिट सेल करेंगे इतने प्राइस पे। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये मार्केट के लिए भी हो सकता है। इंटरसेक्शन जो होता है, ध्यान रखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई कर्व का, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, और ये वो प्राइस होता है जहां पे क्वांटिटी जितनी डिमांड होती है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई होती है। आप चाहो तो लिखो, ऐसे लिख दिया है मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट मींस इस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम में आती है, जितनी क्वांटिटी डिमांडेड होती है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई होती है। तो जो प्राइस आप सेट कर देते हो उसके ऊपर भी प्राइस देने को कुछ कस्टमर तैयार होते हैं। तो वो जो कस्टमर ऊपर वाले तैयार हुए थे, जो ऊपर का पूरा एरिया होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। और जो प्राइस आप सेट कर देते हो उससे नीचे वाले प्राइस पे भी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो सेल करने को तैयार थे, तो उनका जो एरिया बनता है प्रोड्यूस सप्लाई कर्व से, वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। भाई अगर क्लियर है तो मैं फिर आगे चलूं, मुझे कुछ यस नो में जवाब दें। Yes, sir. ओके, अब बात आती है एरिया निकालोगे कैसे। अब उसके लिए आपका इंटीग्रेशन का यूज देखो। चलो मैं एक फ्रेश फिगर बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी फ्रेश फिगर हो गई। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से यहाँ। ये हमारा हो गया ऊपर का एरिया कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है जी। अब मान लो मैंने आपको डिमांड कर्व का फंक्शन दे दिया, P इज इक्वल्स टू dx मैंने आपको दे दिया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आप सॉल्व करके निकाल लेते हो। सपोज करो x नॉट और p नॉट। ठीक है, अब आपको ये एरिया में निकालने के लिए दूंगा, तो ये वाला तो पॉइंट होगा आपका p नॉट, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और यहां पर आपका सपोज प्राइस होगा p। ये ऐसा प्राइस है जहां पे कोई भी कस्टमर परचेज करने को तैयार नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड 0 है। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला एरिया कैसे निकालने को दूंगा, ध्यान से सुनना। हम इंटीग्रेशन बनाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर सरप्लस की। हम इंटीग्रेशन बनाएंगे और वाई एक्सिस पे एरिया निकालेंगे। सपोज करो ये आपकी वाई एक्सिस है, तो हम वाई एक्सिस पे कैसे एरिया निकालेंगे? पी नॉट से पी तक का हम एक इंटीग्रल बनाएंगे, लोअर लिमिट पी नॉट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्राइस है, और पी ऐसा प्राइस है जहां पे कोई भी कस्टमर चीज खरीदने को तैयार नहीं है, हायर प्राइस है। यहां पे आप इंटीग्रेशन करेंगे डिमांड कर्व का। यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं आपको, फंक्शन ऑफ डिमांड कर्व। इरेजर कहां गया? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाई होगा जो डिमांड कर्व से निकलेगा, और डी वाई। तो आपको डायरेक्ट ये वाला एरिया मिल जाएगा। लेकिन जब आप अपने डिमांड कर्व से x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, यानी इन टर्म्स ऑफ p निकालोगे, डिमांड कर्व तो आपका p में चलेगा ना, तो आपको बहुत दिक्कतें पेश आएंगी। आप इस तरह से एरिया नहीं निकालोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एक तरीका तो ये हो गया, मैं दोनों बताऊंगा आपको। फिर आप क्या करोगे? दूसरा मेथड, आप एक परपेंडिकुलर x नॉट से यहां नीचे ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये मान लो आपका x एक्सिस पे x नॉट पे मीट करेगा। आप ये जो डिमांड कर्व जा रहा है ये वाला, इसको इंटीग्रेट करना सीधा सीधा, कहां से? 0 से लेकर x नॉट तक। 0 से लेकर x नॉट तक आप किसको इंटीग्रेट करेंगे? डिमांड कर्व को, सीधा सीधा, जो इन टर्म्स ऑफ x पहले से होगा विद रिस्पेक्ट टू x। आप बताओ क्या ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा? मैंने इस कर्व को इंटीग्रेट कर दिया, सोचो, और लिमिट क्या रखी है उसकी? 0 से x नॉट। तो बता सकते हो कितना एरिया कैलकुलेट हो गया इसमें? तो वो पूरा आ गया ना, पीछे लेके यस, ये पूरा एरिया आ गया। मैं इसकी बाउंड्री बनाता हूं, देखो ये यहां से, माइनस कर देंगे। यस, ये पूरा निकल गया। अब उसमें से आपको क्या करना है? ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना,
ये 0 पी नॉट एक्स नॉट और ये एक्स नॉट पी नॉट से ये इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से आप माइनस करेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ मान लो। तो लेंथ हो गई आपकी एक्स नॉट ये, और ब्रेड्थ हो गई आपकी पी नॉट। तो इससे आपका ये कंज्यूमर सरप्लस निकल आएगा। चॉइस आपकी है, आप डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन से डायरेक्ट ये वाला कर कर कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हो। मैं ऐसे भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, और जब आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा कंज्यूमर सरप्लस का। 0 से x नॉट तक का इंटीग्रल बनाएंगे, ये डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और उस एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करके कंज्यूमर सरप्लस निकाला जाएगा। अच्छा, अब देखो इसी, पहले आप नोट कर लो ये कंज्यूमर सरप्लस का इंटीग्रल नोट कर लो पहले। सर नोटेड। ठीक है, अब आप ये समझो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए कौन सा एरिया होगा, इसको रब कर दिया है मैंने। प्रोड्यूसर सरप्लस, तो उसको लिख लेते हैं पीएस से। प्रोड्यूसर सरप्लस यानी ये वाला एरिया। फिर वही बात है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट वाई एक्सिस पे निकाल लो। कहां से कहां तक देखो, इस प्राइस से लेट करो, ये प्राइस मेरा P1 मान लेता हूं मैं इसको। तो P1 लोअर लिमिट, ये वो प्राइस है जहां पे कोई सप्लायर सप्लाई करने को तैयार नहीं है। कहां तक, P0 तक। ठीक है, ये वो प्राइस होगा जहां पे बायर और सेलर एग्री हुए हैं, ये वो प्राइस है। तो P1 से P0 तक का एरिया किसका, सप्लाई कर्व का, फंक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। और ध्यान रखेंगे ये आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, क्योंकि आप एरिया जो है विद ऑन वाई एक्सिस ले रहे हो। ये जो दोनों पॉइंट हैं वाई एक्सिस के हैं। या फिर एक तरीका और है, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो पहले। ये जो पूरा रेक्टेंगल है, बताना इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। एक्स नॉट पी नॉट। वही X होगा naught, P ना, naught। एक्स नॉट पी नॉट। इस पूरे इंटीग्रल के एरिया में से ये जो सप्लाई कर्व जा रहा है, ये इसके अंडर में जो ये वाला एरिया है, जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, इसके अंडर में ये वाला एरिया है। अगर आप इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस कर्व का एरिया माइनस कर लो, ये वाला ग्रीन वाला, तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए एक इंटीग्रेशन बनाओ, जिसकी लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट एक्स नॉट होगी, और यहाँ पे सप्लाई कर्व का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस में यहाँ पे मैं पी नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन होगा जो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। ये करने में आपको आसान लगेगा सेकंड वाला ऑप्शन, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन किसी बुक में नहीं दिया होता, हर कोई सेकंड ऑप्शन देता है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझो। कंज्यूमर सरप्लस हम एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस को भी एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं। कंज्यूमर सरप्लस के लिए जो डिमांड फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करो 0 से एक्स नॉट तक, तो पूरा एरिया निकल जाएगा, और उसमें से आपका एक्स नॉट पी नॉट से बने हुए रेक्टेंगल के एरिया को माइनस किया जाएगा। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए पहले रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा क्योंकि वो ज्यादा है, उसमें से सप्लाई कर्व के अंडर का एरिया माइनस किया जाएगा। नोटेड सर। ओके, मैं टर्न करता हूं पेज। अब आप लिखो यहाँ पे, नेक्स्ट सेटिंग डालो, कंज्यूमर्स सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन, कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन। लिखो जी, अंडर प्योर कंपटीशन, थोड़ा सा लिख लो हल्का सा जरा इसमें। अंडर प्योर कंपटीशन द डिमांड एक्स नॉट, जो डिमांड होती है आपकी, जिसको हम जनरली एक्स नॉट से डिनोट करेंगे अपने क्वेश्चंस में, डिमांड एक्स नॉट is obtained by equating, is obtained by equating, क्या इक्वेट करना है उसके लिए आपको, equating the demand and supply functions, the demand and supply functions।
फुल स्टॉप। आफ्टर ऑब्टेनिंग एक्स नॉट, मतलब जब आप ये डिमांड और सप्लाई फंक्शन को इक्वेट करके एक्स नॉट निकाल देंगे, द कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालनी होगी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इसी पर एक्स नॉट पर कॉरस्पॉन्डिंग मार्केट प्राइस पी नॉट। पी नॉट किस में पुट करोगे मालूम है आपको? एक्स नॉट की वैल्यू, जब एक्स नॉट की वैल्यू निकल आएगी ना, तो आप इस एक्स नॉट की वैल्यू को या तो पुट कर देना डिमांड फंक्शन में या पुट कर देना सप्लाई फंक्शन में, आपकी मर्जी है। वहां से जो प्राइस निकलेगा वो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग मार्केट प्राइस कहलाएगी। तो ये होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन। लिख लिया? यस सर। अच्छा, एक हेडिंग और डालो अभी आप। सर इसमें फॉर्मूले बहुत है। अभी तो आपके लेवल में फॉर्मूले है ही नहीं, जो आपका लेवल है ना उसमें 12th क्लास के लेवल में तो है ही नहीं, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा तो करवाऊंगा ही। जो आपके इंटीग्रल्स है ना, जो मैंने देखा उसमें एनसीईआरटी के हिसाब से जो हैंडबुक है बड़े छोटे छोटे से हैं, वो तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे बच्चों वाले हैं, लेकिन हम वो भी करेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे। अब एक चीज और लिखो भैया, अब अभी फिर मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो पाएंगे थोड़े से। कंज्यूमर्स, तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी करा दो। ट्रिग्नोमेट्री करवा दूं? कर लो, मैं करवाता हूँ आपको, तो थोड़ी बहुत थोड़ा क्यों। बेसिक सा, क्योंकि वो एंट्रेंस में भी आ रहा है। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होने वाली है, इसलिए आप ना ट्रिग्नोमेट्री कर लो, मैं करा दूंगा, आपको चिंता मत करो। ट्रिग्नो वेक्टर भी आ रहा है सवाल। वेक्टर, एक काम करेंगे ना, मैं जैसे ना साइंस में वेक्टर स्टार्ट करूंगा, साइंस में अभी तो खैर इंटीग्रेशन चल रहा है उनका, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो उनका इंटीग्रेशन स्टार्ट वेक्टर स्टार्ट करूंगा ना, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वेक्टर्स ना उनको मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ। वेक्टर्स वैसे फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं पढ़ाता मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि भाई लास्ट ईयर तक तो सब लोग पढ़ते थे, सोचो अभी तो हुआ अप्लाइड है, तो कॉमर्स वाले वो वेक्टर्स पढ़ा करते थे, तो मैं उनको दिमाग में रख के ही वेक्टर्स पढ़ाता हूँ हमेशा, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं। ओके सर। तो मैं ना आपको वो उस क्लास का आईडी भी दे दूंगा, तो या लेक्चर में रिकॉर्ड भी कर लूंगा, मान लो कोई ज्वाइन ना कर पाए, तो आप वो जरूर सुन लेना, चाहे क्लास ज्वाइन कर लेना, आपको वेक्टर बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। सर बहुत सारे सिलेबस दूसरे सिलेबस नॉर्मल मैथ्स का है। हाँ मुझे पता है, पता नहीं क्या इन्होंने एक पॉलिसी निकाली है भाई, अप्लाइड आपने पहले तो कह दिया कि चलो भी वैलिड है, अब आप जब एंट्रेंस ले रहे हो तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, वेक्टर्स भी, और ये मैंने पता कर लिया ये तो आएगा, तो अब ये पता नहीं किस लेवल पे आएगा ये नहीं पता, तो इसलिए आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री मेरी गारंटी आपके एंट्रेंस से पहले मैं आपको पूरी करवा दूंगा। ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने के मेरे को बहुत सारे ट्रिक्स पता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, ऐसे याद कर लो टू का टेबल याद है। अच्छा जी, अब आप लिखो जरा, कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली। लिखो, अंडर मोनोपोली द क्वांटिटी एक्स नॉट इज ऑब्टेन्ड द क्वांटिटी एक्स नॉट, अंडर मोनोपोली में जो क्वांटिटी एक्स नॉट है वो कैसे निकाली जाएगी? इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग MR एंड MC। अच्छा बताओ, जब MR और MC को आपस में इक्वल रखते हैं, MR और MC को जब आपस में इक्वल रखते हैं तो उससे क्या होता है मालूम है किसी को? सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमम उसी पॉइंट पे होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है ना, जो एक्स नॉट की वैल्यू आती है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और यहां से जो आपकी पी नॉट की वैल्यू आती है वो आपको पुट करनी होती है द वैल्यू पी नॉट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स नॉट, ध्यान रखेंगे एक्स नॉट को कहां पुट करना है, इन द डिमांड फंक्शन। लिख लिया?
यस सर। तो अंडर मोनोपोली में जो क्वांटिटी निकालेंगे वो आप एमआर और एमसी को, या प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए जो हम करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। वो यही बात होती है कि एम और एमसी को इक्वल रख लो, और अंडर प्योर कंपटीशन में आप जो एक्स नॉट निकालेंगे, जो डिमांड ऑब्टेन करेंगे, वो इक्वल करेंगे डिमांड और सप्लाई कर्व को इक्वेट करके। ठीक है, आगे चलूं मैं, अगर ये क्लियर है थोड़ा सा लिखा हुआ तो? यस सर। Yes. अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, डिमांड फंक्शन लिख लो, दिया हुआ है द डिमांड फंक्शन फॉर अ कॉमोडिटी, या लिख लो इज गिवन बाय स्मॉल p इज इक्वल्स टू 100 minus 8x, 100 minus 8x, full stop. Find the consumer surplus, find the consumer's surplus, मतलब आपको CS निकालना है, corresponding to the P is equals to 4. सबसे पहला काम पता है आपको क्या करना है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, उसका प्राइस इन्होंने 4 रुपए सेट कर दिया। मैं आपको ना इसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप क्वांटिटी पता लगाओ कि P अगर 4 है, यानी प्राइस अगर 4 है, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। आई रिपीट, पहले आप इस P को पुट करो इस वाले डिमांड फंक्शन में, ताकि पता चले कि अगर प्राइस 4 रुपए है तो उस वक्त कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो P इज इक्वल्स टू 12 आ रहा है सॉल्व करके, ठीक है चलो, क्योंकि ये 8x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 12×96, x की वैल्यू 12 आ रही है, तो 12 यूनिट बिकती हैं अगर प्राइस को हम 4 रुपए रखते हैं। अब कंज्यूमर सरप्लस के लिए क्या करना है, इसका मैं फिगर भी दिखाऊंगा आपको। 0 से कहां तक का एरिया, जितनी x नॉट की वैल्यू आई 12 तक का एरिया। यहाँ पे इंटीग्रल में क्या रखना है आपको, डिमांड फंक्शन है आपका 100 minus 8x। अब इस 100 minus 8x में आपको माइनस करना होगा उस रेक्टेंगल का एरिया जो इसके नीचे बनता है। ये तो इंटीग्रल हो गया सिंपल सा है, और इसमें से माइनस करेंगे आप उस रेक्टेंगल का एरिया जो P0 x नॉट को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो देखो इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, 100x का 100x। एक आपको सलाह दूं, इसको ऐसे इंटीग्रेट मत करना, अगर लीनियर है ना, देखो ये ध्यान से पढ़ो, ये 100 minus 8x एक लीनियर इक्वेशन है। तो देखो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है, आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करना, 100 minus 8x का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैंने इसको मन में अपने x पढ़ लिया क्योंकि लीनियर था, x स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, लेकिन जिसको मैंने x पढ़ा उसमें x का कोफिशिएंट है -8, वो मेरे को यहाँ डिवाइड में रखना होगा। ये देखो ऐसे, और अब मैं इसको, इस आंसर को ऐसे ब्रैकेट में कर लूंगा और लिमिट लिख लूंगा यहाँ पे 0 to 12, और यहाँ पे निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया जो 4 into 12 से निकलेगा। ये आप इंटीग्रेशन बताओ, ये क्लियर है जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन? यस सर। Yes, sir. बस इसको करने का ना एक लॉजिक बस ये है मेरे पास कि इसमें लिमिट पुट करना आसान होता है। देखो कैसे, आप जब यहाँ पे 12 रखोगे तो 12 8 जा 96 हो गए, 100 में से 96 गए 4 बचे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस फिर आपने यहाँ पे x को 0 रख दिया तो वो 0 हो गया, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, और इस नंबर के डिवाइड में आपका चलेगा नीचे -16, और माइनस में आ रहा है आपका 48। आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, 10,000 में से 16 गए भी कितने बचे, 1984. 9984। इसको डिवाइड कर लेते हैं 16 से, तो 624 आ गया, माइनस कट जाएगा क्योंकि नीचे माइनस ऊपर माइनस आएगा, तो 624 में से माइनस कर लो अब आप 48, तो कितने बचे, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 4 गया 576, तो ₹576 आपका कंज्यूमर सरप्लस है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको लगता है अभी इंटीग्रेशन करना बेकार है, वैसे वाला कर लेते हैं, 100 का 100x और 8x का 8x स्क्वायर अपॉन 2। उसमें बस ये होता है कि आपको x की वैल्यू 100x में भी रखनी पड़ेगी और 8x स्क्वायर अपॉन 2 में भी रखनी पड़ेगी,
और आप अगर ऐसे इंटीग्रेट करते हो तो एक ही जगह पे रखनी पड़ती है, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी, ज्यादा खास फर्क नहीं, आसान हो जाती है। अब हम इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं जरा। आप ये पहले कैलकुलेशन नोट कर लो, आंसर तुमने निकाल दिया। अभी आंसर के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर हो गया कंज्यूमर सरप्लस 576 है ये। Done, sir. ओके, अब मैं इसका ना एक आपको ना ग्राफ भी दिखाता हूँ। बस ग्राफ दिखाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। हम डिमांड कर्व बनाएंगे, P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8x का कर्व बनाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर दूं तो मेरा P 100 हो गया। 100 कहीं ना कहीं यहाँ x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस पे यहाँ पे मान लेते हैं, ये 100 होगा। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ पे अगर P को 0 रख लूं, अभी मैंने x को 0 रखा था, अगर मैं P को 0 रख लूं तो मेरा x आ जाएगा 100/8। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 से 2, 4 से 12.5 करीब, यहाँ पे मान लेते हैं 4, 4 का स्केल ले लिया मैंने अपनी मर्जी से, 12, 16 यहाँ पे कहीं होगा इस जगह पे। तो ये डिमांड कर्व आपका ऐसे आएगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ये डिमांड कर्व की, ये ऐसे होगा। और आपका जो P इक्वल टू 4 है वहां पे लाइन ड्रॉ करो, P इक्वल टू 4 पे, तो वो लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ये जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट, सॉरी सॉरी ये मैंने कहा ड्रॉ कर दी, P इक्वल टू 4 पे ड्रॉ करनी है, सॉरी ये यहाँ पे आएगी। रफ स्केच है भाई ये। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये पॉइंट होगा आपका 12,4, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अब बताओ कंज्यूमर सरप्लस में कौन सा एरिया निकलेगा, कंज्यूमर सरप्लस में एरिया कौन सा बनाऊं? सर 100 और 4 के बीच में। यस, ये वाला। और आप चाहो तो देखो, अगर आपने ग्राफ रेडी कर लिया तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप इस ट्राइंगल का एरिया तो वैसे भी निकाल सकते हो। ये राइट ट्राइंगल ही तो बन रहा है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये जो कर्व है हमने ड्रॉ की, जो स्ट्रेट लाइन, वो P इक्वल टू 100 माइनस 8x से ड्रॉ की है, और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 4 यूनिट पे, और वहां से ये ट्राइंगल बन गया। अब देखो मैं इसका एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ बिना किसी इंटीग्रेशन के। ये मेरी ट्राइंगल का बेस हो गया ये वाला। ये कितना बेस है देखो, एक्स एक्सिस पे देख लो, ये 12 बेस हो गया ना ये वाला। भाई यहां से यहां तक ये 12 हो गया, एक्स एक्सिस को 12 पे कट करेगा ये। जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो 12 यहाँ पे आ रहा होगा, इस जगह पे 12 आ रहा होगा, ये नहीं होगा 12 इसका मतलब। और ये जो है पूरा, देखो ओरिजिन से पूरा ऊपर तक जाते हो यहाँ तक, तो ये 100 हो गई हाइट। उसमें से यहाँ तक की हाइट कितनी ले लूं फिर मैं, ये तो 4 हो गई ना मेरी हाइट, 96। 96। तो 96 इंटू 12 करके देखना एक मिनट कितना आ रहा है एरिया। सर हाफ भी होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाँ सॉरी हाफ भी कर देंगे। अब करना, चलो 2 से इसे काट देते हैं लोग 6 टाइम्स। तो 6 छिंग 36 का 6 3, 6 छिंग 54 और 3 57, ये लो कंज्यूमर सरप्लस निकल गया 576। 576 आ गया। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि आपने इसका ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन थी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर मैं आपको अगले क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन ये दे दूंगा, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस एक्स, अब आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस के ग्राफ अगर लीनियर नहीं आ रहे हैं तो आप, अच्छा है उनको आप इंटीग्रेशन करके फिर सॉल्व करो। अब मान लो कोई बच्चा एग्जाम में इसका ग्राफ ड्रॉ करके और ऐसे निकला है कंज्यूमर सरप्लस, कोई टीचर कैंसिल नहीं कर सकता किसी भी हालत में, उसने निकाल दी। कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ, देखो मुझे ना ट्राइंगल की यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए, ये मुझे यहाँ से यहाँ तक की, ये मेरी हाइट है ट्राइंगल की, है ना। तो ये मेरी हाइट है ना ट्राइंगल की, तो आप यहाँ 0 से लो, 0 से ऊपर टॉप तक जाओ, तो 0 से टॉप तक तो हाइट 4 हो गई, और 0 से यहाँ तक की हाइट 4 हो गई। तो भाई 100 में से 4 माइनस कर लो, तो आपकी जो ट्राइंगल की हाइट है वो 96 यूनिट्स है, इसका मतलब। ओके सर। भाई बताओ आपको सही में आया ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का?
तो वैसे ये Yes, लगा sir. सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपका जो ग्राफ है ना, डिमांड फंक्शन का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 100% लगा सकते हो ये कॉन्सेप्ट। तो चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर मैं आपको डिमांड फंक्शन लीनियर इक्वेशन में कुछ भी दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी दिया आपको 100 - 8x, लीनियर इक्वेशन का मतलब x की पावर 1 में इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मैं आपको ये दे रहा हूँ, सपोज करो 4 - x, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मैं आपको दे रहा हूँ p = x²-2, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। या मैं आपको दे रहा हूँ p√6 + x, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट है ना। तो लीनियर अगर इक्वेशन है तो आप ग्राफ से निकाल देना एरिया। ओके सर। तरीका बता दिया मैंने आपको, लेकिन कई बार ना ग्राफ ड्रॉ करना भी थोड़ा सा टेढ़ा सा काम लगता है, चाहे स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो। तो तरीका बता दिया है, आना चाहिए। वो अलग बात है कि हम उसको इंटीग्रेशन से करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। अब देखो हमने क्या किया, मालूम, हमने 0 से लेकर 12 तक का इंटीग्रल किया। किसका किया? इसका किया, 100 - 8x का। तो इस लाइन ने ये कंप्लीट एरिया दे दिया हमें, रेक्टेंगल समेत नीचे वाला। फिर हमने उसमें से इस छोटे रेक्टेंगल के एरिया के इसको माइनस कर दिया, तो हमारा ऊपर का ट्रायंगल का एरिया आ गया था। वो हमने कहा कि क्यों ना ऐसे ही निकाल लें इसको डायरेक्टली, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। चलिए जी, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। करीब 17-18 क्वेश्चन है इसके टोटल मिला के, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के सारे क्वेश्चन कर। सर हाँ जी बताइए। आप फ्री हो इसके बाद क्लास के? मेरी बस एक क्लास और है यार अभी। किस टाइम तक करूँ सर? आप मेरे को कर लो, 8:30 तक कर लो। ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए जी, स्टॉप Thank you, करें sir. फिर। ओके जी, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद एवरीबॉडी। Thank you, sir. जय हिंद, जय हिंद, टेक केयर।